हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर 9.0 पे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए आखिरकार मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं फिजिक्स का, जो एग्जाम 5 फरवरी को होने वाला है। फिजिक्स एग्जाम 5 फरवरी को होने वाला है और इस 5 फरवरी का जो फिजिक्स एग्जाम है उसमें आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्व क्वेश्चन कहां से आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे पर्सनली मैसेज किए, कॉल किए, अब बोले कि सर आप एक ऐसा वीडियो लाइए जिसमें पूरा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में 50 ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं, 50 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं फिजिक्स का। जो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि जो 20 क्वेश्चन शॉर्ट का आता है एग्जाम में और 20 में से 10 बनाने का होते हैं, ये 10 क्वेश्चन आप लोग को इजीली एकदम आसान से बन जाएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में एकदम आसान भाषा से हर एक चीज को बताए हैं कि विभव क्या है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है ना, सारा क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन इसमें बताए हैं। और मैं दावा करता हूं जो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर जो हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रैखिक आवर्धन क्या है? रैखिक आवर्धन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? एग्जाम में बहुत बार आता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात को किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है और वस्तु की लंबाई कितनी है, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक आवर्धन कहेंगे, रैखिक आवर्धन करेंगे। मान लिया जाए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है 10 मीटर और वस्तु की ऊंचाई है 5 मीटर, तो रैखिक आवर्धन जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 2 मीटर, रैखिक आवर्धन हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में आता तो आप लोग सूत्र भी लिख दीजिएगा, HI/HO। H मतलब हाइट होता है, I मतलब इमेज और O मतलब ऑब्जेक्ट और वस्तु। तो ये क्या हो गया? रैखिक आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई के अनुपात, अनुपात मींस बटा, उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक आवर्धन कहते हैं, है ना। प्रतिबिंब की लंबाई अब बटे वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, जो बटा होता है, उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रैखिक आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। अगर जो -2 आता है तो ये बताएगा कि प्रतिबिंब जो बन रहा है कैसा बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक को परिभाषित करें तथा इसके प्रकार को लिखे। अपवर्तनांक है क्या? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? बहुत बार आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तनांक है क्या। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल में होने वाले इस परिवर्तन को बताने वाली भौतिक राशि को अपवर्तनांक कहते हैं। हम उसका अलग अलग परिभाषा दिए हैं, अलग अलग शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं, ताकि आप लोग जैसे ही इसको समझे तो एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं रहे। तो क्या होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होती है? तो उसकी चाल बदलती है, और चाल बदलती है और उस परिवर्तन को, चाल में कितना परिवर्तन हुआ है, चाल कितना बदला है, तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। उस परिवर्तन को जो बताती है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल को
के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कि निर्वात है प्रकाश की चाल कितनी है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, इसके जो अनुपात को जो बताता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। मतलब प्यारे बच्चों कि निर्वात मतलब जहां कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना हो, तो निर्वात है प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में कांच हो, जल हो, वायु हो, तो उसके बीच के अनुपात करेंगे तो क्या होगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। अब देखिए इसका प्रकार निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा क्या है, आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक। एग्जाम में ऐसे रहता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, कभी कभी रहता है सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना बल्कि ध्यान देना है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, जब प्रकाश निर्वात या वस्तु से किसी अन्य माध्यम जैसे पानी कांच में प्रवेश करता है तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। प्यारे बच्चों जब निर्वात की तुलना किसी दूसरे माध्यम से करेंगे, जब निर्वात की तुलना किसी दूसरे माध्यम से करेंगे तो क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। जब प्रकाश निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाए, जब प्रकाश निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाए तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। मान लिया जाए कि माध्यम है ना, यहां निर्वात है, अब प्रकाश किरणें यहां नीचे जल है। जब प्रकाश किरणें निर्वात से किसी माध्यम में जब जाती है तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब निर्वात से तुलना किसी दूसरे माध्यम का हो। और सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से, मान लिया जाए प्रकाश किरणें जब जल से वायु में प्रवेश करे या वायु से जल में प्रवेश करे, जल में जाए, तो उससे हम लोग उसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक बोलेंगे, है ना। इसे 1μ2 अपवर्तनांक को प्यारे बच्चों म्यू से सूचित किया जाता है, उसको म्यू बोलते हैं, म्यू से सूचित किया जाता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम से दर्शाते हैं और यह पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात होता है 1μ2, है ना। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतना ही कम होगी और वह उतना ही अधिक झुकेगा, है ना। आता है कि अपवर्तनांक अधिक होने से प्रकाश की चाल क्या होती है, तो जटिल में आता है क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि कम होगी, अधिक होगी, बढ़ेगी, घटेगी, तो क्या होगी, कम होगी। यह एक बीमाहीन राशि है, अपवर्तनांक का कोई राशि नहीं होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये सारा चीज हम बता दिए अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक है जब कोई भौतिक राशि एक प्रकार से है जो यह बताती है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है उसका अनुपात क्या होगा। और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया, जब कोई प्रकाश निर्वात में है और निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। और अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है जब प्रकाश एक माध्यम में हो, जल हो, चाहे वायु हो या कांच हो, आप दूसरे माध्यम में जाए, वो जल हो, वायु हो या कांच हो, तो क्या कहलाएगा, वो होगा आपेक्षिक अपवर्तनांक। सिंपल सी बात, अपवर्तनांक जो बताती है, क्या बताती है, जो प्रकाश की चाल जो बदलता है उसको बताने का काम करती है, उसके अनुपात को बताती है। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब हो गया जब कोई निर्वात का तुलना अगर किसी माध्यम से करेंगे प्यारे बच्चों, या जल या कांच किसी से भी करेंगे। आपेक्षिक मतलब हुआ जब वायु का तुलना अगर जल कांच से करे या कांच की तुलना वायु जल से करे, मतलब दूसरे किसी माध्यम से करे तो क्या होगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह दिया है, स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम देखिए प्यारे बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन में ये सब चीज पूछा जाता है ना। स्नेल का नियम क्या है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात
किसी दो माध्यमों के लिए एक स्थिरांक होता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं और इसे अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक स्थिरांक होता है ना, एक कांस्टेंट होता है और वही कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। और वही कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। इसलिए इसको कह देते हैं साइन आई बटे साइन आर। और क्या है? म्यू। इसका मतलब म्यू क्या है? म्यू एक प्रकार का अपवर्तनांक है, एक अपवर्तनांक ही होता है। तो ये हो गया आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। इसके अनुपात अगर जो हम करेंगे तो क्या हो? उस नियम को क्या कहेंगे? स्नेल का नियम कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? वास्तविक एवं आभासी गहराई से आप क्या समझते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, वास्तविक एवं आभासी गहराई क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछता है और हम आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ ये सारा जितना भी है इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, उसके पास पहुंचे। तो आशा है, पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों कि मेरा इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए होंगे, दोस्तों के पास शेयर कर दिए होंगे। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में कि वास्तविक एवं आभासी गहराई से आप क्या समझते हैं। तो वास्तविक गहराई क्या है? वास्तविक गहराई जब कोई वस्तु वास्तव में किसी द्रव या पारदर्शी माध्यम के भीतर कुछ दूरी पर होती है तो इस पूरी दूरी को वास्तविक गहराई कहते हैं। मतलब अगर जो हम किसी वस्तु को देखेंगे किसी माध्यम के भीतर, या वो कांच हो या वो जल हो, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं जल के भीतर या वायु के भीतर देखते हैं, तो देखते क्या होंगे कि जो उसका वास्तविक रूप से गहरा में है ना, तो वो कितना गहरा में है। ऐसे प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं ज्यादा जल में ही ज्यादा देखने को मिलती है। आभासी एवं वास्तविक गहराई जो है जल में ही देखने को मिलती है। तो जब हम देखते हैं कि जल में कोई वस्तु रखा होता है, हम लोग देखे हैं एक लकड़ी है ना, लकड़ी को जल में गिरा देते हैं, जब लकड़ी तिरछी रहती है तो हल्का सा लगेगा देखने में कि उठी हुई है, वो सही गहराई नहीं बताती है। जब सही गहराई नहीं बताती है, जब अपनी असली जगह से हल्का सा ऊपर हुई दिखाई देती है, अपनी सही जगह नहीं बताती है कि कितना गहरा में लकड़ी है, तो क्या होगा? आभासी गहराई। और जब सही सही पता चल जाता है कि भाई 100 मीटर अंदर है और 100 मीटर गहराई हमको दिखाई दे रहा है, 10 मीटर अंदर है और 10 मीटर अंदर में ही लकड़ी दिखाई दे रहा है, तो ये होगा वास्तविक गहराई। मतलब वास्तविक रूप से वो वस्तु कहां पे हमको दिख रही है। अगर जो 100 मीटर पर अंदर में है लकड़ी तो हमको 100 मीटर में ही दिखेगी, तो वास्तविक हो गया। अगर जो लकड़ी गिरा हुआ है 100 मीटर है ना, जल में 100 मीटर की गहराई में है और हमको दिख रहा है कि 5 ही मीटर पे है, तो क्या हो गया? ये हो गया आभासी गहराई। जो हल्का सा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है ना, वो क्या होता है? आभासी गहराई। वास्तविक मतलब वास्तविक चीज जो हमको दिख पाती है, आभासी मतलब जो हमको वास्तविक रूप से नहीं दिख पाती है। तो प्यारे बच्चों, ये होता है वास्तविक आभासी गहराई। ये बराबर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत बारी क्वेश्चन आता है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, इसके शर्त को लिखें। क्रांतिक कोण क्या है, इसके शर्त को लिखना है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्रांतिक कोण क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो
अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, वो क्रांतिक कोण होगा। तो इसका शर्त क्या होगा, प्रकाश की किरणें को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है प्यारे बच्चों, अभिलंब से दूर हटती है। विरल मतलब कमजोर, तो कमजोर लोग से वो भागेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आती है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी कारण क्या होता है कि आपतन कोण का एक ऐसा मान बन जाता है जहां पर अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में, ध्यान दीजिएगा, शर्त भी इसका है कि प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होनी चाहिए। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, है ना, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसका शर्त हो गया, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, प्रकाश किरणें को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्त लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, देखिए, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बजाय उसी सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं प्यारे बच्चों इसको। देखिए प्यारे बच्चों, जब देखिए प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है, मतलब 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। और एक ऐसा स्थिति आती है कि प्रकाश जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में जा रही है। अगर प्यारे बच्चों प्रकाश इधर से आई तो क्या होगा, इतना ज्यादा कोण बन जाएगा कि प्रकाश जो है पुनः इसी माध्यम में चल जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरा पूरा परिवर्तन होगा, मतलब इस माध्यम से आई और इसी माध्यम में चल गई तो क्या होगा, वो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। और जब मैं जैसे ही क्रांतिक कोण से ज्यादा उसका मान हुआ तो वो जो किरणें जो आई वो क्या हुआ, दोबारा से उसी माध्यम में चल गई। जब उसी माध्यम से चल गई तो पूरा पूरा प्रकाश जहां से आया और वहां ही चला गया, तो क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब प्रकाश किरणें सघन से विरल, ध्यान रखिएगा क्रांतिक कोण में भी क्या हुआ, प्रकाश किरण सघन से विरल में ही आया। पूर्णांतरिक परावर्तन में भी क्या हुआ, प्रकाश किरण सघन से विरल में ही आया। तो प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है तो आपतन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। और क्या होता है, क्रांतिक कोण से ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, प्रकाश पूरा पूरा उसी माध्यम में लौट जाती है, किरण उसी माध्यम में लौट जाती है और क्या होता है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके शर्त भी एग्जाम में आते हैं। शर्त क्या है, तो प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन से विरल में। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए, मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए ताकि प्रकाश क्या हो, पुनः उस माध्यम में लौटे, है ना। इसलिए ये सब शर्त एग्जाम में पूछता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, लेंस की शक्ति क्षमता क्या है, इसका SI इकाई लिखिए। लेंस की क्षमता क्या है, तो किसी लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह प्रकाश किरणों को अभिसरित जोड़ता या अपसरित फैलाता है, लेंस की शक्ति कहलाती। अर्थात लेंस की शक्ति यह बताती कोई लेंस प्रकाश को कितना अधिक मोड़ सकता है। लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता, जब कोई प्रकाश किरणें किसी भी लेंस पे पड़ती है, किसी भी लेंस पे आती है, किसी भी लेंस पे पड़ती है, तो लेंस प्रकाश को
कितना फैलाएगी, लेंस या प्रकाश कितना ज्यादा जमा करेगी, कितना ज्यादा फैलाएगी, कितना जमा करेगी, कितना उसको मोड़ेगी, वो क्या होता है, लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति। अब लेंस पे कोई भी किरण आया, प्रकाश से कोई भी किरण लेंस पे आया और लेंस उसको कितना ज्यादा फैला रहा है, कितना ज्यादा मोड़ रहा है, वो क्या होता है, लेंस की शक्ति होती है, वो क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की शक्ति का मान लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसकी शक्ति अधिक होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी उसकी शक्ति कम होगी। हम लोग देखे होंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, मतलब उल्टा को। देखिए फोकस दूरी कहीं कहीं पढ़े होंगे, लेंस की शक्ति आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के उल्टा जो होता है वो क्या होता है, लेंस की शक्ति होती है, लेंस की क्षमता होती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर जो फोकस ज्यादा रहेगा, उल्टा हो गया, P बराबर 1/f हो रहा है। अगर जो फोकस ज्यादा होगा, अगर जो फोकस ज्यादा होगा, फोकस ज्यादा होगा तो क्षमता कम जाएगी। उल्टा है, उल्टा है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव में आता है। यदि किसी लेंस की अगर जो फोकस दूरी बढ़ाएंगे तो उसका क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो उल्टा है, व्युत्क्रम है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, उल्टा है। यदि फोकस बढ़ेगा तो क्षमता घटेगी, और क्षमता बढ़ेगा तो फोकस घटेगी। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी शक्ति 1 डायोप्टर कहलाएगी। अगर किसी लेंस की शक्ति जो है फोकस दूरी 1 मीटर हो तो इसकी शक्ति क्या कहलाएगी, 1 डायोप्टर कहलाएगी। लेंस का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f, जहां P क्या है, लेंस की शक्ति है, और F क्या है, लेंस की फोकस दूरी मीटर में है ना, मीटर में मापते हैं इसको। तो ये सारा कुछ पता करना। लेंस की शक्ति मतलब होता है उसका पावर, उसकी क्षमता कितनी है। यदि लेंस में प्रकाश किरणें पड़ रही तो कितना फैलाने की क्षमता, उसमें कितना फैला सकता है, वो क्या होता है, लेंस की शक्ति होती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है उस प्रक्रिया कहते हैं जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से जैसे प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 अवयव रंगों में टूट जाता है। जबकि कोई श्वेत प्रकाश, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है, किसी माध्यम में पड़ती है, किसी प्रिज्म पर पड़ती है, देखिए इस चित्र में बता दिए हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म पर पड़ी तो क्या हुई, ये 7 रंगों में विभक्त हो गई। ये क्या हुई, 7 रंगों में विभक्त हो गई। रेड हो गया, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, मतलब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी माध्यम में पड़ती है, जब कोई श्वेत प्रकाश, यहां माध्यम क्या है, प्रिज्म, तो ऐसे ही लिख सकते हैं आप लोग, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है, 7 रंगों में टूट जाती है। श्वेत प्रकाश 7 रंग में बिखर जाती है, वे 7 रंग में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये रंग कौन होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, वायलेट, है ना, ये होता है। ठीक है। अब देखिए जिसको कहते हैं विबग्योर, है ना, 7 रंग में विभक्त होती है जिसको। श्वेत प्रकाश में सभी रंगों का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है, सबका अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है। इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जब यह प्रकाश कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है, प्रत्येक रंग की किरण अलग गति से चलता है। जब श्वेत प्रकाश अगर जो इसे पड़ी तो क्या हुआ, 7 रंग में विभक्त हुआ, और 7 किरण अलग अलग गति से चलती है। इसके कारण प्रत्येक रंग की किरण अलग दिशा में अपवर्तित होती है, परिणाम श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग टूटता है और ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग को याद रखना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ी, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ी तो क्या होगा, टूट जाती है, और टूटने के कारण वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या है ये भी थोड़ा समझिएगा, है ना।
कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण जैसे बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब श्वेत प्रकाश क्या हुआ, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हुआ, 7 रंगों में विभक्त हुआ, तो यहां विचलन हुआ। विचलन मतलब जगह को बदलना, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, विचलन हुआ। और यहां पर से भी क्या हुआ, विचलन हुआ। तो विचलन हो रहा, विचलन तो दिशा चेंज कर रहा हो, जिसको जाना चाहिए, इसको इस प्रकाश को ऐसे इसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाके ये देखो विचलन हुआ, ये विचलन बना, विचलन का मतलब है डेल्टा, डेल्टा सूचित करते हैं, डेल्टा है ना, डेल्टा। अधिक रेड रंग का विचलन हो रहा है, रेड कलर का विचलन होता है, डेल्टा आर बोला जाता है। इसको पहले समझना है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कोणीय विक्षेपण को, हम लोग समझते हैं कोणीय विक्षेपण क्या होता है। बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को, मतलब प्यारे बच्चों बैगनी रंग का विचलन कितना हुआ है और इसमें अगर लाल रंग का विचलन कोण को अगर जो हम लोग घटाएंगे तो इसी के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण। इसको थीटा सूचित किया जाता है, किससे, थीटा से सूचित किया जाता है। मतलब प्यारे बच्चों कि थीटा जो हो जाएगा कोणीय विक्षेपण जो हो जाएगा, बैगनी रंग का विचलन और लाल रंग का विचलन को अगर जो हम घटा देंगे तो क्या होगा, कोणीय विक्षेपण। और अब देखते हैं कोणीय विक्षेपण क्षमता, इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है कि किसी प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग तथा लाल रंग के विचलन कोण के अंतर के माध्य किरण के विचलन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। मतलब इसको ओमेगा सूचित करते हैं, ओमेगा क्या होगा, मतलब प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि डेल्टा भी बैगनी रंग का विचलन और लाल रंग का विचलन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ अगर जो माध्य किरण, मतलब माध्य किरण किसको कहते हैं, येलो रंग के कहते हैं। तो माध्य किरण के विचलन के अगर अनुपात करेंगे, बटा करेंगे, अनुपात करेंगे तो क्या होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कोणीय विक्षेपण क्या हो गया, बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के बस अंतर मतलब घटाव हो गया। और वर्ण क्षमता क्या हो गया कि बैगनी रंग का विचलन और लाल रंग के विचलन के अंतर तो हो ही रहा, प्लस में बट इसके अनुपात, किसके, माध्य किरण का जो विचलन कोण बन रहा, इसके अनुपात को हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना, ओमेगा, ओमेगा बराबर ये क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा, अगर क्या होगा डेल्टा बाई, मतलब येलो रंग का, है ना, ये सब, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या करा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आप लोग से पूछेगा भी। थोड़ा सा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है, इसको देखना है। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो उसमें एक बार आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इससे बनने वाला इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है, वर्षा की लटकी हुई बूंद में प्रवेश करता है, तो एक बार अगर जो एक बार आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यदि होता है तो इससे क्या होता है, रंग जो होते हैं श्वेत रंग होते हैं और 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें क्या इंद्रधनुष में जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है तो क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष। मतलब प्यारे बच्चों प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब उसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या बनता है, जब 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो इस चीज याद रखना है, प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस चीज को ध्यान रखेगा। तो वैसा इंद्रधनुष जो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद जो जिसका निर्माण हो प्राथमिक इंद्रधनुष, और वैसा इंद्रधनुष जब जिसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद उसका निर्माण हो तो क्या होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष होगा। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वर्षा की लटकी हुई बूंदों में प्रवेश करती है, अब प्रवेश करने के बाद क्या होता है, व्हाइट रंग जो होता है वो टूट करके 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। हम लोग कहते हैं ना इंद्रधनुष देखिए दिख रहा है ना, इसकी विशेषता
इसमें एक आंतरिक परावर्तन, एक बार आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्णांतिक परावर्तन, इसमें 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन होता है। यह अधिक चमकीला और स्पष्ट होता है प्राथमिक धनुष, यह कम चमकीला होता है। रंगों का इसमें ऊपर में लाल रंग और नीचे में बैगनी होता है, इसमें ऊपर है बैगनी और नीचे में लाल होता है। ये क्या है, इसका अंतर है। प्रायः अकेला और साफ दिखाई, यह साफ दिखाई देता है, यह प्राथमिक धनुष के बाहर दिखाई देता है, प्राथमिक धनुष के बाहर दिखाई, जैसे थोड़ा सा अंतर को आप लोग एग्जाम में लिखना पड़ेगा, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परिकिरणन क्या है। प्रकाश का परिकिरणन से आप क्या समझते हैं? तो जब प्रकाश किसी माध्यम में उपस्थित बहुत छोटे छोटे कणों जैसे धूल, धुआं, गैस के अणु से टकराता है तो वह अपनी सीधी दिशा छोड़कर चारों ओर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के इस प्रकार फैलने की प्रक्रिया प्रकाश का परिकिरणन करते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी भी धूल या कण या किसी माध्यम में पड़ती है, किसी धूल या कण या गैस के पड़ती है, किसी वस्तु से टकराती है, छोटे छोटे कण प्रकाश में अगर जो प्रकाश किसी माध्यम में उपस्थित बहुत छोटे छोटे कण पर पड़ती है तो क्या होता है, वो फैलने लगता है। प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। अब प्रकाश को फैलने की घटना, प्रकाश छितराने की घटना, फैल जाने की घटना क्या कहता है, प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या कहा है इसमें, है ना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्लास 10 में भी आप लोग को बताया होगा, क्लास 12 में कभी कभी पूछ देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास स्थित होता है, इसलिए सूर्य की किरणें को पृथ्वी की वायुमंडल से होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुआं और गैसों के सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश का परिकिरण कर देते हैं। नीले रंग की तरंगधरी कम होने के कारण वह सबसे अधिक परिक्रमित होकर चारों दिशा में फैल जाती है, जबकि लाल रंग की तरंगधरी अधिक होती है, इसलिए उसका परिकिरण कम होता है और वह सीधी हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। इसलिए इस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ही सूर्यास्त या सूर्योदय होता है तो क्षितिज से आने वाली किरणें, सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। अब तिरछी पड़ती है तो अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जब अधिक दूरी तय करना पड़ेगा तो रास्ते में धूल कण भी मिलेंगे, और धूल कण मिलने के कारण क्या होता है, प्रकाश का परिकिरणन होने लगता है। तो प्रकाश का परिकिरणन होने के कारण सब नीला रंग जो होता है वो क्या होता है, उसका तरंगधरी बहुत कम होता है, तरंगधरी कम होता है नीला रंग के, और नीला रंग क्या होता है, वो फैल जाता है पूरा। लेकिन लाल रंग का तरंगधरी जो होता है बहुत ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। सब रंग से सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंगधरी होता है। यूजिटी में आता है किस रंग का तरंगधरी सबसे ज्यादा होता है, तो प्यारे बच्चों मानना है लाल रंग का तरंगधरी सबसे ज्यादा होता है। तो लाल रंग क्या होता है, फैलता नहीं है, और वो किरण के माध्यम से सबसे पहले हमारी आंखों तक वही पहुंचती है। इसीलिए हमें क्या होता है, क्षितिज जो होता है सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ती है ना। तो ये सब सारे चीज को आप लोग को एग्जाम में देखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन क्या कहा है, दर्शन कोण स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी एवं कोणीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले दर्शन कोण समझना, आंख के केंद्र पर किसी वस्तु द्वारा बनाया गया कोण दर्शन कोण कहते हैं। आंख के केंद्र पर वस्तु जितनी पास होती है दर्शन कोण उतना अधिक होता है और वस्तु बड़ी दिखाई देती है। दूर वस्तु का दर्शन कोण छोटा होता है, इसलिए वह छोटी दिखाई देती है। मतलब कि नेत्र पर जो किसी वस्तु को यदि हम देखते हैं तो हमारे नेत्र पर कुछ न कुछ कोण बनाया जाता है, और वही होता है दर्शन कोण। अगर किसी वस्तु को दर्शन करना हो, देखना हो, तो अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे नेत्र पर जो कोण बनाया जाता है, जो कोण का निर्माण होता है, कुछ ना कुछ कोण बनता है, वो क्या होता है, दर्शन कोण होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर सामान्य मानव की आंख किसी वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देखती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर मानी जाती है, इससे कम दूरी पर वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। प्यारे बच्चों, अब आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी,
देखते हैं कोई भी व्यक्ति किसी चीज को देखता है तो देख कहां पे स्पष्ट दिखाई देगी, तो वह न्यूनतम दूरी, अधिकतम तो चलिए भाई 10 मीटर पे भी है हमको दिख रहा है, लेकिन न्यूनतम कितना दूर पर रखेंगे किसी वस्तु को तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर किसी किताब को कितना दूरी पर रखेंगे कि हम स्पष्ट देख पाएंगे, तो अगर जो उस किताब को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, पढ़ने के लिए वस्तु कितना दूरी पर रखा जाए, वो क्या होता है, उस दूरी क्या कहते हैं, न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एक स्वस्थ मानव के लिए, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। कोणीय आवर्धन क्या है, किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा उत्पन्न दर्शन कोण और बिना यंत्र के बने दर्शन कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन कहते हैं। मतलब क्या हो गया, किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा उत्पन्न दर्शन कोण और बिना यंत्र के बने दर्शन कोण के अनुपात। प्रकाशिक यंत्र द्वारा यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ कोण बनता है, उसके कोण, और बिना यंत्र को यदि किसी वस्तु देखते हैं वहां पे बना हुआ कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय आवर्धन कहते हैं। यह बताता है कि यंत्र वस्तु कितना बड़ा दिखाता है, इसका उपयोग आवर्धक सूर्यदर्शी दूरबीन में होता है। ये क्या बताता है कि वस्तु कितना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश द्वारा कितना दर्शन, कितना कोण बन रहा है किसी वस्तु को देखने में, और अगर जो हम बिना प्रकाश को देखते हैं तो वो वस्तु को देखने में कितना कोण बन रहा है, उसके अनुपात क्या होता है, कोणीय आवर्धन। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, तरंगाग्र को परिभाषित करेंगे। तरंगाग्र क्या है, तो प्यारे बच्चों तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है जो किसी तरंग के उन सभी बिंदुओं को जोड़ती है जो कंपन की समान कला में होते हैं। उदाहरण के लिए पानी में कंकड़ डालने पर बनने वाली वृत्ताकार लहरें तरंगाग्र होती है, जहां हर लहर का शिखर या गर्त एक तरंगाग्र होता है। प्यारे बच्चों, स्पष्ट इसमें बता दिया है कि तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र क्या होता है, एक काल्पनिक सतह है, एक काल्पनिक सतह है, काल्पनिक सतह है। जब हम लोग देखते होंगे कि जैसे ही पानी में पत्थर मारते हैं, कंकड़ डालते हैं, देखते होंगे ऐसा गोल 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 करके क्या होता है, एक सतह बन जाता है, और यही सतह क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, जो क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। फिर से जैसे ही हम पत्थर डाले पानी में तो क्या हुआ, एक गोल 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 जैसा बनता है, एक सतह बन जाता है, और फिर समाप्त होने के बाद फिर से क्या होता है, सतह फिर बनने के लिए चालू हो जाता है, एक दूसरे क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है, तरंगाग्र कहलाता है। इसमें स्पष्ट बोल दिया गया है तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है जो किसी तरंग के उन सभी बिंदुओं को जोड़ती है जो कंपन की समान कला में होते हैं, जो एक साथ कंपन करता है, सभी को जोड़ने का काम करता है। तो तरंगाग्र क्या है, एक बिंदु से जब तरंग उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है, प्यारे बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन, प्रकाश का ध्रुवन क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोग एग्जाम में बराबर आता है क्वेश्चन कि प्रकाश का ध्रुवन क्या है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो प्यारे बच्चों, हम चलिए समझते हैं प्रकाश का ध्रुवन क्या है। प्रकाश का ध्रुवन वह घटना है जिसमें प्रकाश तरंगों के विद्युत चुंबकीय कंपन जो सामान्यतः सभी दिशाओं में होते हैं, उन्हें एक विशेष तल तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे प्रकाश एक निश्चित दिशा में कंपन करने लगता है और ध्रुवित हो जाता है, जो अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण है। अगर सरल भाषा में समझे तो यह ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया है। मतलब ध्रुवन की प्रक्रिया क्या होती है, जब एक प्रकाश किसी माध्यम जैसे निकोल, प्रिज्म या पोलराइड से गुजारा जाता है तो उसके कंपन केवल एक ही तल में सीमित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवन। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए समझिए, विभिन्न दिशाएं से अगर प्रकाश आ रही है, विभिन्न दिशाओं से अगर प्रकाश आ रही है, प्रकाश विभिन्न दिशाओं से आ रही है, और जब एक ऐसा पदार्थ इसके बीच में रख देते हैं,
एक ऐसा पदार्थ इसके बीच में रख देते हैं तो प्रकाश क्या होती है, एक सीधी रेखा में गमन करने लग जाती है। प्रकाश क्या होती है, समतल हो जाती है, उसका दिशा क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और यही प्रकाश की घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। हम लोग पता है किसी भी चीज को समझते हैं दिल पर ले लेते हैं, दिल पर नहीं लेना, समझना प्रकाश का ध्रुवन क्या है। विभिन्न दिशाओं से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश विभिन्न दिशाओं से आ रहा है, उसके पास एक ऐसा माध्यम रख दे, या तो वो क्या हो, पोलराइड हो, निकोल प्रिज्म हो, कोई भी हो, उसको अगर जो उसके बीच में रख देंगे, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश आ रहा है, उसके बीच में पोलराइड डाल दीजिए। अब पोलराइड पर जैसे ही प्रकाश विभिन्न दिशाओं से गुजर रही है वो पड़ेगी तो क्या करेगा, प्रकाश को समतल कर देगा, प्रकाश को एक निश्चित दिशा दे देगा। और निश्चित दिशा देने का जो घटना होती है उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं, है ना, प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। मतलब जो अध्रुवित प्रकाश को, जो विभिन्न दिशाओं से आने वाली अध्रुवित प्रकाश को वो क्या कर दे, ओल्ड डायरेक्शन में जो आ रही है, बहुत सारे दिशाओं से आ रही है, सो क्या कर दे, समतल ध्रुवित बदल दे, एक निश्चित दिशा दे दे, एक निश्चित समतल का रूप दे दे, तो क्या कहलाएगा, वो प्रकाश से घटना प्रकाश का ध्रुवन कहलाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब समझते हैं व्यतिकरण क्या है, इसके प्रकार को लिखे। एग्जाम में बहुत बार आया है, आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा प्यारे बच्चों, तो आता है व्यतिकरण क्या है, इसके प्रकारों को लिखना है। तो व्यतिकरण वह घटना है जब दो या दो से अधिक तरंगे, जैसे प्रकाश, ध्वनि या जल तरंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, जिससे एक नई परिणामी तरंग बनती है, जिसकी तीव्रता या तो बढ़ जाती है या घट जाती है या समान रहती है, जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण होती है। तो प्यारे बच्चों, कहने मतलब विभिन्न दिशाओं से तरंग आ रही है, विभिन्न दिशाओं से तरंग आ रही है और क्या होती है, एक दूसरे से मिलती है, या तो वो प्रकाश तरंग हो, ध्वनि तरंग हो या जल तरंग हो, विभिन्न दिशाओं, व्यतिकरण समझना, विभिन्न दिशाओं से आ रही है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हुई, एक दूसरे पर अध्यारोपित है, विभिन्न दिशाओं से आ रही है, तो आने के बाद जब एक साथ मिलती है, एक साथ मिलती है, तो मिलने के बाद क्या होती है, उसकी एक दिशा बन जाती है, वहां से मिलने के बाद क्या होती है, उसकी एक नई दिशा बन जाती है, और वही नई दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण की घटना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न स्रोत से जब प्रकाश किरणें आती है, प्रकाश किरणें आती है, प्रकाश किरणें आती है, और आने के बाद क्या होती है, जब एक जगह मिल जाती है, और मिलने के बाद जब इसकी एक दिशा, नई दिशा बन जाए, जब इसकी नई दिशा बन जाए, और वही नई दिशा के बनने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसको दिल पर नहीं लेना है, समझना है कि विभिन्न दिशाओं से आ रही तरंग आ रही है, जल की तरंगे आ रही है, ध्वनि की तरंगे आ रही है, प्रकाश की तरंगे आ रही है, एक साथ मिल गई, अब मिलने के बाद एक नई दिशा हो गया। तीन दोस्त आया और तीनों दोस्त ने बोला, चल मेरे भाई अब एक साथ चलते हैं। तो वही होती है, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश तरंगे आई, आने के बाद एक नई दिशा में चली गई, एक नई दिशा में चलना शुरू कर दी, तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्यारे बच्चे, अब समझना है, इसका प्रकार ही पूछता है, तो कहीं कहीं क्या होती है, कहीं कहीं आने क्रम में क्या होती है, कहीं कहीं तीव्रता बढ़ जाती है, कहीं कहीं तीव्रता घट जाती है, और कहीं कहीं तीव्रता क्या होती है, समान रहती है, जहां तरंगे मिलकर आयाम बढ़ाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं संपोषी व्यतिकरण, मतलब जब विभिन्न दिशाओं से आई प्रकाश की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, जल की तरंगे, और मिलने के बाद जहां तरंग का मान ज्यादा हो, जहां तरंग क्या हो जाए, बढ़ जाता हो, जहां तरंग बढ़ जाता हो, अब उसे क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। जहां तरंग बढ़ रही है उसे क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर तरंग अगर जो घट रही है, घटती है, आयाम क्या होती है, घटती है, उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, रचनात्मक व्यतिकरण, और जहां घट गई उसे क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। तो प्यारे बच्चों, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में बहुत बार आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, हाँ अभी बताए थे पोलराइड क्या है, पोलराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखे।
तो पोलराइड एक विशेष पदार्थ की बनी पतली शीट होती है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। यह केवल एक दिशा में कंपन करने वाली तरंगों को ही गुजरने देती है। पोलराइड का उपयोग धूप के चश्मों में चकाचौंध कम करने के लिए, फोटोग्राफी में प्रतिबिंब हटाने, 3D फिल्मों और वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, पोलराइड का काम क्या है, हम बताएं, प्रकाश की ध्रुवण क्रिया करवाती है। विभिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश एक क्या, सबसे पहले पोलराइड एक विशेष पदार्थ का बना होता है, एक ऐसा पदार्थ का बना होता है, उसमें क्या होता है, विभिन्न दिशाओं से जैसे ही किरणें आई ये पोलराइड पे पड़ा, विभिन्न दिशाओं से क्या हुआ, तरंग आया अब पोलराइड पे पड़ा। पोलराइड बोला भाई अब तो रुक जाओ, अब रुक जाओ, मैं तुझे सीधा करता हूं। अब पोलराइड का वही काम है, सीधा करना। विभिन्न दिशाओं से आया बहुत सारे प्रकाश के रंगे, और जैसे पोलराइड पे पड़ा, पोलराइड क्या कर दिया, इसको सीधा कर दिया। तो यही होता है पोलराइड एक क्या है, एक विशेष तरह का बनी पतली शीट होती है। जब उस पर अध्रुवित प्रकाश पड़ती है, बहुत सारे प्रकाश पड़ती है, अलग अलग दिशा से आने वाले प्रकाश पड़ती है, तो वो क्या करता है, ध्रुवित प्रकाश बदल देता है, एक प्रकाश को समतल कर देता है, एक निश्चित दिशा दे देता है ना। वो क्या करता है, उसका उपयोग कहाँ है, चकाचौंध को रोकने के लिए। अचानक सा जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आता है किरणें, तो पोलराइड क्या करता है, उसको रोकता है, निश्चित दिशा देता है, चकाचौंध को रोकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बूस्टर का नियम लिखे। बूस्टर का नियम बताता है जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम की सतह पर एक विशेष कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। इस विशेष कोण को ध्रुवन कोण भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार आता है ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो कह रहे बच्चे, ब्रूस्टर का नियम के अनुसार किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक उस माध्यम के ध्रुवन कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होती है। मतलब ब्रूस्टर का नियम क्या बताता है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम की सतह पर एक विशेष कोण पर आपतित होती है, जब कोई अध्रुवित प्रकाश क्या होती है, एक विशेष कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है और इस विशेष कोण को ध्रुवन कोण भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, बूस्टर जी ने बताया क्या कि जब प्रकाश की अध्रुवित प्रकाश मतलब विभिन्न दिशाओं से आने वाली जो प्रकाश होती है, जब किसी कोण पर आपतित होती है, किसी कोण पर आती है, किसी भी कोण पर आती है, तो कोण पे आने के बाद क्या होती है, क्या होती है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है, एक निश्चित दिशा ले लेती है। अध्रुवित मतलब क्या हुआ, विभिन्न दिशाओं से आया, विभिन्न दिशाओं से आया। अब विभिन्न दिशाओं से आने के बाद क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ, विभिन्न दिशाओं से आया मतलब अध्रुवित प्रकाश आया और क्या हुआ, एक कोण बनाया, और उस कोण पर बनने के बाद जब परावर्तन होता है तो उसका पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा प्रकाश समतल हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। विशेष नियम यही है, मतलब बहुत सारे दिशाओं से प्रकाश आया, बहुत सारे दिशाओं से प्रकाश आया और एक निश्चित कोण पर पड़ा, एक निश्चित कोण पर पड़ा, और निश्चित कोण पर जैसे ही वो पड़ता है तो निश्चित कोण पर पड़ने के बाद वो क्या है, पूर्णतः प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। तो वो क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम होता है। इसमें क्या होता है, इसका सूत्र होता है म्यू बराबर 10 होता है। जहां जिस कोण से प्रकाश ध्रुवित होना शुरू कर दे उसी क्या होता है, ध्रुवन कोण होता है। अब म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, तो म्यू बराबर क्या दिया, 10 ये प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी आता है। म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर 10 होता है ना। आईपी क्या है, यहाँ ध्रुवन कोण है, क्या है, ध्रुवन कोण है, जिस कोण पर अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश में बदलना शुरू कर देता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। हाइगेंस का सिद्धांत क्या है। हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु नई छोटी तरंगों के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो तरंगों की गति से सभी दिशाओं में फैलती है। तरंगाग्र की अगली स्थिति वह समतल होती है जो इन सभी द्वितीय तरंगों को स्पर्श करती है। यार बच्चों हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, हाइगेंस ने क्या सिद्धांत दिया, बहुत बार आता है। तो हाइगेंस सिद्धांत क्या है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु नई छोटी तरंगों के स्रोत के रूप में कार्य करती है और जो तरंग की गति से सभी दिशाओं में फैलती है।
मतलब जो भी छोटे तरंगे, मान लिया जाए कि ये तरंग है, ये तरंग उत्पन्न यहां से हुआ, तो फिर क्या हो, फिर से यहाँ पे तरंग जो क्या होता है, फिर से एक नई तरंग बनाता है, नई तरंग बनाने का कार्य करता है। वो क्या होता है, हाइगेंस ने बताया, इसलिए क्या करते हैं, इसको हाइगेंस का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस ने बताया जब कोई तरंगे उत्पन्न होती है तो शांत नहीं होती है, फिर से यहां से और एक तरंगे उत्पन्न होती है, शायद इसको द्वितीयक तरंगिकाएं भी कहते हैं। ये नियम कौन दिए, हाइगेंस ने दिए, इसे क्या कहते हैं, हाइगेंस का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, हम आप लोग को व्यतिकरण बता चुके हैं कि व्यतिकरण क्या होती है, विभिन्न दिशाओं से प्रकाश आई और क्या हुई, जब एक दिशा में हो जाती है एक दूसरे के अध्यारोपण के बाद, तो क्या होता है व्यतिकरण। अब समझते हैं विवर्तन क्या है। तो विवर्तन वह घटना है जिसमें तरंगे जैसे प्रकाश या ध्वनि किसी अवरोधक जैसे कोई वस्तु या बारीक छिद्र के किनारों से टकराकर या उसके चारों ओर से गुजरते समय सीधी रेखा में चलने के बजाय मुड़ जाती है और फैल जाती है, जिससे उनकी ज्यामितीय छाया के अंदर भी प्रकाश पहुंच जाता है या ध्वनि सुनाई देती है। और यह प्रभाव तब सबसे ज्यादा हो दिखता है जब तरंग की तंगधारी अवरोधक के आकार के बराबर या छोटी होती है। प्यारे बच्चों, समझना है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो ये क्या है, एक घटना है जिसमें तरंगे क्या होती है, जिसमें तरंगे जैसे प्रकाश, ध्वनि किसी अवरोधक जैसे कोई वस्तु या बारीक छिद्र पर, जब प्रकाश किसी अवरोधक पर टकराता है, किनारों से टकराकर या उनके चारों ओर से गुजरते समय सीधी रेखा में चलने के बजाय मुड़ जाती है और फैल जाती है। जब कोई तरंग अगर जो किसी भी सतह से किसी भी पदार्थ से टकराता है तो सीधे चलने के बजाय क्या होता है, फैल जाता है, फैल जाता है, क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। और उससे कुछ ना कुछ ध्वनि सुनाई देती है, कुछ ना कुछ ध्वनि सुनाई देती है, तो क्या होता है, उसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यह प्रभाव सबसे ज्यादा दिखता है जब तरंग की तरंगधारी अवरोधक के आकार के बराबर या छोटी होती है। प्यारे बच्चों, विवर्तन है क्या, एक घटना है जब कोई प्रकाश या तरंगे चलती है तो उसके बीच में अवरोधक पदार्थ आ जाता है, रुकावट डालने वाला कोई पदार्थ आ जाता है। जैसे ही अवरोधक पदार्थ आया तो तरंगे क्या होता है, फैल जाता है, सीधे नहीं चलता बल्कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, और यही क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। व्यतिकरण में क्या होता था, विभिन्न दिशाओं से आ रहा था और एक निश्चित दिशा हो रहा था। इस विवर्तन में क्या है, एक निश्चित दिशा जा रहा, जैसे कोई पदार्थ आ गया तो क्या हुआ, विभिन्न दिशाओं में फैल गया, ये क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम बताए थे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। अब आप लोग को बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, वैद्युत स्थैतिकी। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोग से इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जो अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज शिक्षा सागर 9.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट दिन आप लोग को लिए बहुत सारा ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जो एग्जाम में सीधे उससे क्वेश्चन आएगा। केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, हिंदी का हो, सारा सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो अपने दोस्तों मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेश और क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, आवेश के क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण यह बताता है कि किसी विद्युत आवेश सतत नहीं बल्कि विविक्त होता है। किसी भी वस्तु पर पाए जाने वाले आवेश इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर जो होता है Ne होता है, एक पूर्णांक रूप में होता है। प्यारे बच्चों, आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत बताता है कि कोई विद्युत आवेश सतत नहीं बल्कि विविक्त होता है। किसी वस्तु पर लगाने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब Q जो होता है वो आवेश जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो पूर्व गुणज जो होता है उस रूप में होता है। मतलब Q बराबर
Ne के रूप में होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आंशिक आवेश स्वतंत्र रूप से नहीं होता। आवेश स्वतंत्र रूप नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्व गुणज के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन के पूर्व गुणज के रूप में होता। आवेश क्वांटीकरण का अर्थ होता है किसी वस्तु पर कुल विद्युत आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। प्यारे बच्चों समझते हैं पूर्ण गुणज क्या है। तो मान लिया जाए कि n क्या है, किसी भी कोई भी आवेश है, इस पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश में इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है देखिएगा, तो 1.6 गुने 10 टू द पावर -19 होता है। तो अगर जो प्यारे बच्चों Q रहे और एक पूर्णांक n दिया रहे 1 2 3 4, तो Q का मान कितना होगा। अगर जो 1 मान के चलते हैं Q बराबर Ne होता है। अगर जो 1 मान के चलते हैं तो 1 इंटू 1.6 गुने 10 के पावर 19, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 से गुना होगा तो वही हो जाएगा, है ना, तो इतना ही आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर जो 2 मानते हैं और Q बराबर Ne होता है और 2 मानते हैं तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.2 गुने 10 के पावर -19। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मतलब n पर निर्भर करता है। इसी बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं कि आवेश स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि जितना इसका पूर्णांक रहेगा, जितना इसका गुणज रहेगा, उतना ही आवेश किसी में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्या क्वेश्चन में। हाँ देखिए, अब देखते हैं हम लोग आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। आवेशों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी बात है, आवेश का ना तो विनाश कर सकते हैं, ना ही आवेश को निर्माण किया जा सकता है, बल्कि उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, वही होता है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताता है किसी एकांक तंत्र में कुल विद्युत आवेश सदैव नियत रहता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया में कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का योग स्थिर रहता है। मतलब प्यारे बच्चों, किसी भौतिक प्रक्रिया करते हैं तो आवेश ना तो निर्माण कर सकते हैं, सिंपल सी बात समझिए। आवेश एग्जाम के दृष्टिकोण से, ज्यादा समझ की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम के दृष्टिकोण से इस वीडियो को बनाए हैं, है ना। अगर जो आप लोग को पढ़ना रहेगा तो हम अलग से कोर्स इसका निकालेंगे, उसमें बताएंगे, लेकिन अभी समझना आवेश संरक्षण क्या है। तो आवेश का ना निर्माण कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, वही क्या होता है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्या है। कूलाम का नियम क्या है ना, कूलाम का नियम क्या है, बड़ा ही अच्छा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों ये क्या है, कूलाम्स का नियम होता है। आइए, कूलाम्स का नियम बहुत बार एग्जाम में आया है, तो चलिए हम इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं कूलाम्स का नियम क्या है। कूलाम्स का नियम यह बताता है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कैसे होता है समझिएगा, मान लीजिए किन्हीं दो बिंदु आवेश, मान लीजिए यहां एक बिंदु आवेश प्लस Q आवेश और Q1 आवेश है ना, यहां पे मान लीजिए बिंदु, यहां पे Q1 आवेश है और यहां पे क्या है, Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी R है ना। कूलाम्स के नियम क्या बताता है कि ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, विद्युत बल, बल फोर्स F मानते हैं, विद्युत बल जो होते हैं दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती, मतलब Q1 और Q2 गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, इसको मानते हैं समीकरण 1। और ये बल जो होता है
क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी r होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा, है ना। व्युत्क्रमानुपाती किसके, दूरी के वर्ग के। तो Q1 और Q2 की दूरी, बीच की दूरी क्या है, r है, इसके वर्ग के, तो r का वर्ग करेंगे और व्युत्क्रमानुपाती बोला तो उल्टा हो जाएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या देखते हैं कि f, देखिए दोनों तरफ f है, तो f बराबर f क्या हो जाएगा, समानुपाती है ना Q1 इंटू Q2 का, और व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर का। समानुपाती हटेगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आएगा k, है ना। और k का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, k का मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं k का मान क्या होता है, k का मान होता है 1/4 पाई अपसले नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस चीज को समझना है कि कैसे आया। तो कूलम्ब्स के नियम यही बताता है कि ये दो बिंदु आवेशों के बीच, इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश गुणनफल के क्या हो रहा, समानुपाती हो रहा, और उसके बीच की दूरी जो r है, r का वर्ग का क्या हो रहा, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो कूलम्ब्स के नियम आएगा, ये सारा कुछ आप लोग को लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा समर्थन कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हम भी आप लोग से मोटिवेट होते रहें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसकी SI इकाई लिखें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल की माप है जो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगता है, जिसे सूत्र E बराबर F/Q से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी SI इकाई न्यूटन पर कूलम्ब होता है। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होता है क्या होता है, एकांक धन आवेश पर लगता है, एकांक धन आवेश पे, उसे कह सकते हैं प्रति एकांक धन आवेश। देखिए प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझिएगा फिजिक्स में, प्रति लगा, जैसे ही प्रति लगा तो समझिएगा प्रति मतलब बटा, तो प्रति इकाई आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले जो बल होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में कि प्रति इकाई आवेश पर, प्रति इकाई आवेश पर, प्रति मतलब नीचे, प्रति Q मतलब आवेश, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले जो बल होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसी का न्यूटन, F बल है तो बल का मतलब क्या होता है न्यूटन, और ये क्या है आवेश का मतलब कूलम्ब, तो इसे कहते हैं न्यूटन पर कूलम्ब, या इसको वोल्ट पर मीटर भी इसका SI मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों समझिएगा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, या विद्युत क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हैं, इसके गुण को लिखे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है जिसमें स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, ये धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, जहां रेखाएं सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। क्या बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, वैसा रेखा खींची गई किसी भी आवेश के चारों ओर, किसी भी विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वैसा रेखा जो यह बताती है कि विद्युत क्षेत्र कहां तक है, कहां तक आवेश है, वो क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, है ना। तो लिखा भी है विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, एक कल्पना के दृष्टिकोण से रेखा होती है जो स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है ना, विद्युत की दिशा को बताती है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, देखिए क्या है ये क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने का काम करे वो क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखा होती है। फिर बच्चों इसमें देखिएगा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। देखिए धन आवेश पर से निकल रही है और ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है, धन आवेश से निकल रही है ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है, धन आवेश पर से निकल रही है ऋण आवेश से पर समाप्त होती है। तो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पे क्या होती है समाप्त होती है, वो क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है ना। ये समझना विद्युत क्षेत्र रेखा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों? सब प्यारे बच्चे हम देखें विद्युत क्षेत्र रेखा गुण में देखें कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो क्यों नहीं काटती इसको समझना है। तो विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो असंभव है। कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दो दिशाएं नहीं होती है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा धनात्मक से शुरू होती है, ऋणात्मक समाप्त होती है, तो उसकी दो दिशाएं नहीं होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, दूसरे कभी काटती नहीं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही हो सकती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। यह विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से स्पष्ट होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि क्या होती है, ये भौतिक रूप से संभव है ही नहीं, है ना। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है एक ही दिशा हो सकती है, अगर जो जहीं पे काटेगा तो वहां से ही दो दिशाएं बन जाएगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे काटती नहीं है, तो भौतिक रूप से संभव है ही नहीं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर काटेंगे दो दिशा बन जाएगी, और दो दिशा विद्युत क्षेत्र रेखा में होता नहीं है, धनात्मक शुरू होती है ऋणात्मक समाप्त होती है, इसलिए क्या होती है, एक दूसरे कभी काटती नहीं है, है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया भी है। अब देखिए हम लोग समझते क्या है, विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्णों को परिभाषित करें। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें लिखा समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को विद्युत बहुत कम दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता का मापक होता है और इससे आवेश के परिणाम तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी की गुणनफल से व्यक्त किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, मतलब प्यारे बच्चों हम समझते हैं समान परिमाण के मतलब प्लस क्यू और यहां भी क्यू है। देखिए सबसे पहले समझते हैं यहां भी क्यू है और यहां भी क्यू है, समान परिमाण हो गया, लेकिन विपरीत कहा, ए प्लस है तो ए माइनस है। बोला समान परिमाण के दो विपरीत आवेश जो बहुत कम दूरी पर स्थित हो, बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, मान लीजिए कि आर दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब कोई समान परिमाण के, यहां भी प्लस क्यू है, यहां क्या है माइनस क्यू है, जब समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर बहुत कम दूरी पर आर दूरी पर स्थित हो, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब समझिएगा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो द्विध्रुव की तीव्रता का मापक होता है, इसे आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मान लिया यहाँ क्या, यहाँ एल है और ये भी क्या है, एल है, तो क्या है इसे पी सूचित करते हैं, पी से, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को पी से। देखिए इसमें क्या होता है, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश को आप ले लीजिए, है ना, आवेशों के बीच की दूरी, है ना, दोनों आवेश में से एक आवेश लीजिए, प्लस क्यू लीजिए, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, एगो एल और एगो एल हम माने हैं, इसको आर भी मान सकते हैं, लेकिन एक एल और एक एल दोनों जन कितना हो जाएगा, 2l। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, मतलब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। मेरे बच्चों को जरूरी नहीं है कि प्लस में ही लेंगे, यहाँ माइनस में भी आप ले सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू 2l। इससे क्या है, एक सदिश राशि है, एग्जाम पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो क्या है, एक तरह का सदिश राशि है, ठीक है, अब समझिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ये बच्चे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी एसआई इकाई लिखे। तो किसी सतह से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी सतह से, कोई सतह से कितना कितना रेखा गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र की कितना रेखा गुजर रही है, वो क्या होती है, विद्युत फ्लक्स होता है। यह उस सतह पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का माप है। विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह के क्षेत्रफल और उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसकी एसआई इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होती है। तो विद्युत फ्लक्स ये बताता है किसी भी सतह से, कोई भी सतह से, किसी भी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल सकती है और निकल रही है, वो क्या होती है, विद्युत
फ्लक्स होता है। किसी भी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको देखिए अलग क्या दिया हुआ, यह एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। अब विद्युत विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि जो यह दर्शाती है कि किसी सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। इसे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स जो होती है, विद्युत फ्लक्स जो होती है प्यारे बच्चों, Q जो होती है वो क्या होती है, Q बराबर जो होता है क्या लिखा है, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र मतलब E और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल A, क्या कहते हैं इसको, अदिश गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। इसके अदिश गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ये क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स करते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या है, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत विभव क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। विभव क्या है, तो प्यारे बच्चों विद्युत विभव वह कार्य है जो किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया जाता है ना। किसी धन आवेश को, किसी भी धन आवेश को, कोई भी Q नोट आवेश को, कोई भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक उसको लाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, वो क्या होता है, विद्युत विभव होता है ना। उसका ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है ना। वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए समझिएगा इसको, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है, जब किसी धनात्मक आवेश को, हम चलिए Q नोट ले लेते हैं, एक धन आवेश ले लेते हैं, किसी भी आवेश को लाने में, प्रतीकांक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, वो क्या होता है, विद्युत विभव होता है। इसका एसआई मात्रक हम जानते हैं कि कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है और आवेश का कूलाम होता है। तो जूल पर कूलाम या इसको वोल्ट भी करते हैं, इसका ऐसा मतलब वोल्ट भी करते हैं। तो यही हो गया प्यारे बच्चों, प्रत्येकांक धन आवेश को अगर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है और क्या होता है, विभव होता है। जो क्या होता है, विभव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, विभव होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह दिया, समविभवी सतह क्या है। समविभवी सतह क्या है, इसे गुण को लिखे। तो सम, देखिए वाक्य से ही पता चल रहा है इसमें, समविभवी सतह, समविभवी सतह वह सतह होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। सम मतलब बराबर, विभव मतलब विभव, जिसकी वैसा सतह जिसपे प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर जो विभव का मान समान हो, विभव का मान बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समविभवी सतह कहते हैं, है ना। तो वैसा सतह जिस पर विभव का मान समान हो, एक समान हो, उसे क्या कहते हैं, समविभवी का सतह कहते हैं। इस सतह पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि मान क्या है, समान है, इसलिए उसको कोई भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो कोई कार्य नहीं होगा। इसका गुण में हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी सतह को सदैव लंबवत काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, सदैव लंबवत काटती है। दो समविभवी सतह कभी एक दूसरे क्या करती है, नहीं काटती। दो समविभवी सतह जो होती है एक दूसरे कभी नहीं काटती। प्यारे बच्चों इसका गुण में हो गया, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है ना। इसको देखिएगा, संधारित्र क्या है, संधारित्र क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें दो चालक प्लेटें होती है और उनके बीच कोई कुछ चालक माध्यम होता है, या विद्युत आवेश और ऊर्जा को संग्रहित करता है। जो विद्युत आवेश और ऊर्जा को संग्रहित करे, जो विद्युत आवेश और ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करे, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है संधारित्र होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो गया, संधारित्र एक उपकरण है जो क्या करता है, जो चालक प्लेट के बना होता है, उसके बीच में जो चालक प्लेट का बना होता है और उसके बीच में क्या होता है, एक कुचालक
माध्यम होता है। वो क्या होता है? संधारित्र होता है। उसको कौन कौन सा प्रभावित करता है? तो प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता उतना ही अधिक होगी, क्योंकि यह अधिक आवेश संग्रहित करने की अनुमति देती है। जितना प्लेटों की क्षेत्रफल होगा, जितना प्लेटों का क्षेत्रफल होगा, उतना ही इसमें क्या होगा? आवेश जमा होगा। उसमें क्या होगा? आवेश जमा होगा। अगर प्लेट का क्षेत्रफल कम है तो आवेश कम जमा होगा। ये क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है उसको। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी जितना कम होगी धारिता उतनी ही अधिक होगी। दूरी बढ़ने पर धारिता घटती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है प्यारे बच्चों। तो प्लेटों के बीच की दूरी जितना अधिक होगी, जितना प्लेटों के बीच की दूरी जितना अधिक होगी, जितना अधिक होगी प्लेटों के बीच की दूरी, उतना ही क्या होगा? धारिता बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। परावैद्युत पदार्थ, प्लेटों के बीच रखा जाने वाला हवा, श्रेमिक तेल धारिता को बहुत प्रभावित करता है। उच्च विद्युतशीलता वाला पदार्थ अधिक धारिता देता है। मतलब उसका पदार्थ, दोनों प्लेटों के बीच कौन सा पदार्थ रखा गया है, इस पर भी धारिता संधारित्र निर्भर करती है ना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। धारिता से आप क्या समझते हैं ना? अभी आ रहा था संधारित्र में धारिता धारिता धारिता। तो प्यारे बच्चों धारिता क्या है, धारिता से आप क्या समझते हैं उसको देखना। किसी चालक या संधारित्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह विद्युत आवेश को संचित करता है, धारिता कहलाता है। हम बताए थे संधारित्र क्या करता है? विद्युत आवेश को संचित करता है। तो धारिता क्या है? तो कोई भी चालक या संधारित्र जो है, कोई भी चालक या संधारित्र जो है, वो किसी आवेश को कितना संग्रहित करता है, उसके पास कितना संग्रहित करने की क्षमता होती है, और उस क्षमता को ही धारिता कहते हैं। उस क्षमता को ही धारिता कहते हैं। मतलब कोई भी आवेश को, कोई भी चालक या कोई भी संधारित्र कितना जमा करके रख सकता है, कितना संग्रहित करने की उसमें क्षमता होती है, वो क्या होती है? धारिता होती है। इसे संचित आवेश और विभवांतर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है ना। फैराड क्या होता है? धारिता का एसआई मात्रक होता है। हम लोग समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या समझ सकते हैं कि सी है ना, प्रति एकांक विभव में जितना आवेश होता है, जितना आवेश होता है उसको क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, है ना। सी धारिता हो गया। क्यू संचित आवेश जमा आवेश, भी क्या हुआ? विभवांतर। इसका ऐसा मतलब क्या है? फैराड। धारिता क्या है? धारिता किसी भी चालक या संधारित्र एक क्षमता को बताता है, उसकी कितना ताकत है, उसमें कितना हिम्मत है, कितना क्षमता है आवेश को संग्रहित करने का, है ना। ये क्या होता है? धारिता होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछ देता है ना, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है। वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? तो वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग अत्यधिक उच्च विद्युत विभव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें चलने वाली बेल्ट को की सहायता से आवेश एकत्र कर एक खोखले धातु गोले पर जमा किया जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय भौतिक के प्रयोगों और कणों को त्वरित करने में किया जाता है। किसी भी कणों को त्वरित करने के लिए वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? एक यंत्र है जो क्या करता है? विभव को जमा करने का काम करता है। विभव को जमा करने का काम करता है जहां पे बहुत ज्यादा विभव उत्पन्न किया जाता है। तो वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है जहां पे बेल्ट की सहायता से, जहां पे बेल्ट की सहायता से, है ना, बेल्ट की सहायता से क्या कहता है? विभव को एक खोखले धातु गोले पर विभव को जमा किया जाता है, विभव को जमा किया जाता है। इससे क्या होता है? विभव का मान बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चे समझिएगा, वांडी ग्राफ जनित्र एक यंत्र है जो क्या करता है? अपनी बेल्ट की सहायता से क्या करता है? किसी धातु पर, कोई भी धातु है वहां पर विभव को जमा करने का काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है। वो क्या होता है? वांडी ग्राफ जनरेटर होता है ना, जनित्र होता है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वीवीआई है, गोस का प्रमेय क्या है? प्यारे बच्चों 5 नंबर में आता है। हम कोशिश करेंगे कि समय रहते ही आप लोग के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन भी हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, है ना, सिद्ध करेंगे और लाइव क्लास में चलेगा। तो गोस प्रमेय क्या है? गोस का प्रमेय बताता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का फलक उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश के समानुपाती होता है। कोई बंद पृष्ठ जो है, कोई भी बंद पृष्ठ है ना, कोई भी बंद पृष्ठ है, उसमें क्या है? गोस उसमें बताता है, क्या बताता है? कोई भी बंद पृष्ठ है ना, कोई भी बंद पृष्ठ है
सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस सतह में कुल विद्युत फ्लक्स जो गुजरता है वो उसमें स्थित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है ना। स्थित आवेश से क्या होता है, समानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, आवेश का उसमें उत्पन्न आवेश का उसमें उत्पन्न आवेश क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये क्या है, एक नियतांक है। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं यदि किसी भी आवेश में, कोई भी आवेश में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो क्या होता है, किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स ना पाई, विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, उस आवेश का क्या होता है, समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट तो आएगा। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है गॉस का प्रमेय होता है। वो कौन बताए हैं, गॉस ने बताए हैं, इसलिए गॉस का प्रमेय करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्यारे बच्चों। अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करें। कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अनुगमन वेग क्या है और धारा घनत्व क्या है ना। जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। जब कोई भी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है गति करना शुरू कर देता है। विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, किसी चालक में करंट दिया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक गति करने लगता है। करंट दिए किसी चालक में, इलेक्ट्रॉन गति करने लगा, और वो इलेक्ट्रॉन गति जो होता है वो क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। और धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को दर्शाती है। अब धारा घनत्व क्या है, तो अगर जो कोई चालक है, किसी चालक में अगर जो आवेश दिए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए, तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गति करना शुरू करता है, गति करना शुरू करता है। और इसमें कितना आवेश जो है, कितना क्षेत्रफल से, किस वेग से बह रही है ना, इकाई क्षेत्रफल से कितना धारा बह रही है, उस धारा को बहने के लिए जो दर्शाता है वो क्या होता है, धारा घनत्व होता है। तो अनुगमन क्या है, इलेक्ट्रॉन का, इस किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का गति को बताने काम करता है। और ये विधान क्या होता है, उस क्षेत्रफल में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, कितना इलेक्ट्रॉन बह रही है, उसको बताने का काम करता है। दोनों करीब करीब एक जैसा ही लगता है ना। तो इसमें क्या हो गया, जे बराबर क्या हो जाएगा, एन क्यू वीडियो, जहां जे क्या है, धारा घनत्व है, एन आवेश वाहकों की संख्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, वीडी अनुगमन वेग होता है। ये क्या है, इसका संबंध होता है, एग्जैक्टिव में पूछता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा है ना। अगला क्वेश्चन क्या है ना, समझिएगा। जूल के उष्मीय प्रभाव का नियम, जूल के उष्मीय प्रभाव का नियम, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। जैसे भी जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उष्मा तो उत्पन्न होगी, और उष्मा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा है ना। उष्मा उत्पन्न होता है तो क्या होता है, किसका समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के, उसमें जितना धारा प्रवाहित हो इसका समानुपाती। उत्पन्न उष्मा जो होता है किसका समानुपाती होता है, प्रतिरोध के, प्रतिरोध आर, प्रतिरोध के समानुपाती है। उत्पन्न जो उष्मा होता है किसका समानुपाती होता है, तो समय का समानुपाती होता है। इसलिए एच बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये क्या हो गया, जूल के उष्मीय प्रभाव के। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, उत्पन्न उष्मा परिमाण जो होता है उसे प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, समय का समानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं, उष्मीय प्रभाव का नियम कहते हैं ना प्यारे बच्चों। अब देखिए उसने क्या कहा, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना। बहुत बार क्वेश्चन में आया है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में क्या अंतर है, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में क्या अंतर है, इसको देखना है ना। अगर जो आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं प्यारे बच्चों। टेलीग्राम चैनल का भी नाम ही है शिक्षा सागर है ना, शिक्षा सागर, शिक्षा का सागर है कितना,
अच्छा नाम है ना, शिक्षा सागर 9.0। यहाँ पे जाइए और टेलीग्राम पे देखिए, सारा पीडीएफ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। अब देखिए विद्युत वाहक बल क्या है और विभवांतर क्या है, दोनों में अंतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर, स्रोत की कुल ऊर्जा, विद्युत वाहक बल क्या है, कुल ऊर्जा है, स्रोत की कुल ऊर्जा। विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर। विभवांतर विभव का अंतर। विद्युत वाहक बल क्या है, कुल संग्रहित ऊर्जा, स्रोत की कुल ऊर्जा। परिपथ खुला होने पर ये होता है, ये क्या होता है, खुला परिपथ में होता है। विभवांतर का परिपथ बंद होने पर यह विद्युत वाहक बल अधिक होता है, यह विभवांतर कम होता है। बैटरी की क्षमता को बताता है, या क्या होता है, उपयोगी ऊर्जा होता है। ठीक है, दोनों अंदर थोड़ा सा जाम्यता देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अब एग्जाम में क्या होता है, मीटर सेतु एवं विभव मापी क्या है। विभव मापी क्या है, मीटर सेतु। मीटर सेतु एक उपकरण है जिससे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, वह हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पर काम करता है। हीटस्टोन ब्रिज क्या बताता है, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 जो है तो क्या है, हीटस्टोन ब्रिज है ना। तो मीटर ब्रिज, मीटर से तो क्या बताता है, एक क्या है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक क्या है, एक सिद्धांत है, एक उपकरण है। तो मीटर से तो क्या है, अगर चारों प्रतिरोध में से अगर एक अज्ञात रहे तो इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस तीनों के सहायता से एक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो मीटर सेतु क्या हो गया कि चारों प्रतिरोध में अगर जो एक प्रतिरोधी गायब रहे तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं इस उपकरण के सहायता से। विभव मापी क्या, विभव मापी का उपयोग किसी सेल का EMF मापने विभवांतर की तुलना करने में किया जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विभवांतर जिसके द्वारा EMF और विभवांतर की तुलना किया जाता है वो क्या हो, विभव मापी। इसके द्वारा विभव को मापा जाता है वो क्या होता है, विभव मापी होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये सब चीज को ना। देखिए अगला क्या दिया गया, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है ना, MVVI क्वेश्चन है। त्रिचौक का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्या है। त्रिचौक का प्रथम, त्रिचौक का प्रथम, क्रिकहॉफ त्रिचौक आता है। त्रिचौक का प्रथम नियम, द्वितीय नियम क्या है, तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जो कहता है किसी संधि जंक्शन पर आने वाली कुल धारा जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है। किसी भी संधि पर, किसी बिंदु पर जितना धारा आती है, जितना धारा आती है, जितना धारा आती है और जितना धारा जाती है, जितना धारा जाती है, इसके क्या होता है, अगर जो योग करेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। मान लिया 2 एम्पियर धारा आई है ना, 2 एम्पियर धारा आ रही है, 3 एम्पियर धारा आ रही है, 5 एम्पियर धारा आ रही है, 6 एम्पियर धारा जा रही है, 2 एम्पियर धारा जा रही है, 2 एम्पियर धारा जा रही है। अगर सबको जोड़ेंगे, जब एक बिंदु पर सब मिल रहा और सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका मान 0 होगा। तो क्या होता है, त्रिचौक का नियम होता है। देखिए आने वाली धारा तो जो होती है प्यारे बच्चों प्लस में होता है। मान लीजिए 2 एम्पियर आई, फिर 3 एम्पियर आई, 5 एम्पियर आई, और जो जाने वाली धारा माइनस में 6 एम्पियर हो गई, माइनस में 2 एम्पियर हो गई, माइनस में 2 एम्पियर होगी, कितना हो गया, 3 2 5 5 5 10 एम्पियर धारा आई और 10 एम्पियर धारा गई, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या होता है, त्रिचौक का प्रथम नियम होती है कि जब किसी बिंदु पर धारा जितना आ रही है और जितना धारा जा रही है, अगर जो उसको जोड़ेंगे तो बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। बीजगणितीय क्या होगा, 0 होगा, है ना। ये क्या होता है, त्रिचौक का प्रथम नियम। अब समझते हैं त्रिचौक का दूसरा नियम, इसे बंद पास का नियम, लूप का नियम कहते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जो कहता है किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टेज ड्रॉप, विभव परिवर्तन का योग 0 होता है ना। अगर जो किसी बंद परिपथ है, बंद पास का नियम का, बंद परिपथ में जितना विभव में परिवर्तन होता है, डेल्टा मतलब परिवर्तन, विभव में परिवर्तन होता है, अब क्या होता है, इसका कुल योग क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका कुल योग 0 होता है ना। ये क्या होता है, त्रिचौक का दूसरा नियम होता है। ठीक है, अब समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ठीक है, सबसे पहले समझिएगा, है ना। यह चुंबक के चारों ओर या किसी धारावाहिक तार के आसपास का वह क्षेत्र है जहां चुंबकीय बल महसूस किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए।
जहां पर चुंबकीय बल का अनुभूति होता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र कई तरीकों से उत्पन्न होता है। गतिमान विद्युत आवेश, जब इलेक्ट्रॉन या कोई अन्य आवेशित कण गति करता है तो वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह सबसे आम कारण है ना। विद्युत धारा, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अगर किसी धारा में, तार में धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो जाएगा। नहीं विश्वास देखिए, तार में धारा प्रवाहित, उसमें सटिए तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो करंट लगता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होती है। देखते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ना। लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल क्या है, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों में गति करता है तो उस पर लगने वाले कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यह बल विद्युत बल और चुंबकीय बल का संयुक्त प्रभाव होता है। लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल, तो जब कोई आवेश, कोई भी आवेश जो है, अगर जो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र दोनों में गति करता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र दोनों में गति करता है तो क्या है, उस पर जो बल लगता है, उस पर जो बल लगता है वही क्या होता है, लॉरेंज बल होता है। जब कोई आवेश Q भी वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, है ना। कोई आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युतीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या, कुछ ना कुछ बल लगता है, कुछ ना कुछ बल तो लगेगा, और जो बल लग रहा है वही क्या हो गया, लॉरेंज बल हो गया। लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर Q इंटू E प्लस V इंटू बी, है ना, ये होता है, ठीक है। F लॉरेंज बल है, Q जहां आवेश है, E विद्युत क्षेत्र है, V आवेश का वेग है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना प्यारे बच्चों। बस सिंपल से समझते जाना है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लेंज का नियम क्या है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन कैसे करता है ना। ये तो ये भी दे देगा, लेंज का नियम क्या है। तो क्या मुझे समझना है, लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पन्न कारण का विरोध करती है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि यदि विरोध ना हो तो बिना कार्य किए ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जो असंभव नहीं है। लॉरेंज बल करता है, कहता है क्या, कि एक ऐसा बल होता है जो उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। अगर जो किसी भी चालक में, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो वह धारा उसी कारण का विरोध करेगी, उसी कारण का विरोध करती है। किस कारण का, जिस कारण के कारण वह उत्पन्न हुई है। अगर विरोध नहीं करेगा तो क्या होगा, स्वतः धारा उत्पन्न होते चला जाएगा, जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता। लेंज ने बताया, लेंज ने एक नियम दिया, किसी परिपथ में जब कोई धारा उत्पन्न होती है, किसी प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, धारा की दिशा ऐसी होती है, जब किसी चालक तार में, किसी परिपथ में जब धारा उत्पन्न होती है तो धारा की दिशा ऐसी होती है, कैसी, इस प्रकार से होती है कि वह उसी धारा का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न हो रही है ना। तो लेंज का नियम बताता है किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। यदि ऐसा नहीं होता, विरोध नहीं होता, तो बिना मेहनत किए ही ऊर्जा पैदा हो जाती, जो भौतिक नियमों के खिलाफ है। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलती है। अगर जो विरोध नहीं करता तो स्वतः क्या होगा, स्वतः विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होते रहता, जो भौतिक रूप से संभव नहीं है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है,
क्वेश्चन ब्रेक में आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? एमीटर क्या है? धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है एमीटर का। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है एमीटर का, वोल्ट मीटर क्या है? प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। हम आगे प्रतिरोध भी बताएंगे। ये सब अंतर लिखना है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या कहा है? भंवर धाराएं क्या है? इसके उपयोग लिखिए। भंवर धाराएं बहुत बार एग्जाम में पूछा है और शायद इस बार भी आने का चांस है इस क्वेश्चन को, है ना। तो जब क्या है? जब किसी बंद परिपथ धातु के टुकड़े से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो धातु के भीतर पानी के भंवर के समान प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे भंवर धाराएं कहते हैं। ये धाराएं चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करती है और धातु के बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। तो भंवर धाराएं क्या है? जब किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब किसी चालक तार के अंदर जो धारा जो होता है, वो धारा क्या होता है? एक गोल 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 पानी के धारा जैसा लगेगा लहर उठ रहा है, तो उसी धारा क्या कहेंगे? भंवर धारा कहते हैं। जब किसी बंद परिपथ में धारा उत्पन्न होता है और धारा इस गोल गोल पानी के भंवर जैसा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? भंवर धाराएं कहते हैं। और यही भंवर धाराएं उठने के कारण क्या होता है? धातु जो होता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। धातु जो होता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो प्यारे समझिएगा भंवर धाराएं क्या है? जब किसी परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसा कि पानी की धाराएं उत्पन्न हो रही है। पानी की धाराएं जैसा उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। और धीरे धीरे धातु क्या होता है? गर्म होना शुरू कर देता है ना। देखिए इसका उपयोग क्या है? विद्युत ब्रेक में, इंडक्शन भट्टी में, ऊर्जा मीटर में धातुओं को गर्म करने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है ना, जिससे धारा जमा होगा और धातु गर्म होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहा? अगला क्वेश्चन है वाटहीन धारा किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे ही पता चल रहा, वाटहीन धारा तो प्रत्यवर्ती धारा, परिपथ में बहने वाली वह धारा जो परिपथ में कोई वास्तविक शक्ति खर्च नहीं करती या ऊर्जा का क्षय नहीं करती है, जिससे औसत शक्ति खपत शून्य होता है। मतलब किसी परिपथ में बहने वाली वैसा धारा, किसी परिपथ में बहने वाली वैसा धारा जो ऊर्जा खपत नहीं करे, जो ऊर्जा खपत नहीं करता हो, वो क्या होगा? वाटहीन धारा होगा। तो किसी परिपथ में बहने वाली वैसी धारा जो ऊर्जा खपत नहीं करता है, वो क्या होगा? वाटहीन धारा होगा। उसको प्रभावित होने से कोई भी ऊर्जा खपत नहीं होगा, कोई भी वास्तविक शक्ति का क्षय नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वाटहीन धारा, है ना। जब किसी परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाए, धारा का खपत ऊर्जा का मान शून्य हो जाए, तो क्या कहते हैं? वाटहीन धारा। वह प्रत्यवर्ती धारा जिसमें विद्युत ऊर्जा की वास्तविक खपत नहीं होती है, वाटहीन धारा कहलाती है। यह धारा केवल प्रेरक या धारिता वाले परिपथ में प्रवाहित होती है, जहां शक्ति गुणांक शून्य होता है, औसत शक्ति शून्य रहती है ना। ये सब क्वेश्चन को देखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आता है वाटहीन धारा क्या है। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में क्या अंतर है? एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्रमुख वाहक होते हैं। एन टाइप में प्रमुख वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में प्रमुख वाहक कौन होते हैं? होल, है ना, होल। इसमें क्या है? पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। पंच संयोजी किसमें? एन टाइप में। इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है किसमें? पी टाइप में। इसकी चालकता अधिक होती है, किसकी? एन टाइप की चालकता अधिक होती है, और इधर इसकी चालकता कम होती है। पी टाइप अर्धचालक चालकता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या कहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहा? अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा तरंगों में क्या अंतर है ना। चाहे बोल देगा अल्फा कण क्या है, बीटा कण क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये सभी क्वेश्चन में आता है। या ऐसे पूछ सकता है अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा तरंगों में क्या अंतर है। तो अल्फा कण क्या है प्यारे बच्चों?
जो अल्फा कण धनावेशित होता है, बीटा कण ऋण आवेशित होता है, गामा तरंग जो होता है आवेश रहित होता है। अल्फा कण धन आवेशित, बीटा कण ऋण आवेशित, गामा तरंग आवेश रहित होता है। अल्फा कण भारी होता है, बीटा कण हल्का होता है और गामा तरंग क्या होता है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है ना, ये सब ध्यान देना। इसमें प्रवेश क्षमता कम होती है, अल्फा कण जल्दी प्रवेश नहीं करती है, बीटा कण माध्यम होती है और गामा तरंग में सबसे ज्यादा प्रवेश क्षमता होती है। ठीक है, तो इसको देखना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहा है, कार्यफलन देहली आवृत्ति और देहली तरंगधरी क्या है। तो कार्यफलन क्या है, किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु की सतह से जो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो ऊर्जा खपत होती है उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से अगर जो ऊर्जा निकालना है तो ऊर्जा निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना ऊर्जा लगा जाए कि धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश पड़ने से धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ करता है। वह आवृत्ति अगर जो प्रकाश किसी धातु पर पड़े तो जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। अगर जो प्रकाश किसी धातु पर पड़े और धातु से यदि इलेक्ट्रॉन निकलने लगे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली तरंगधरी क्या है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के लिए आवश्यक प्रकाश की अधिकतम तरंगधरी को देहली तरंगधरी कहते हैं। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के लिए आवश्यक प्रकाश की अधिकतम तरंगधरी को देहली तरंगधरी कहते हैं। जितना किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना अधिकतम तरंगधरी लगेगा उसे क्या कहेंगे, देहली तरंगधरी कहेंगे। तो एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, देहली आवृत्ति क्या है, देहली तरंगधरी क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा है। क्वेश्चन 49, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखे। एम्पियर का परिपथीय नियम तो क्या है, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, परिपथ के सूक्ष्म तप dl का रेखा का समाकलन उस परिपथ से होकर गुजरने वाली कुछ धारा के म्यू नोट गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होता है। अगर जो किसी बंद परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है ना, इनटू अल्पांश dl जो है, अगर इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, म्यू नोट और I धारा का क्या होगा, बराबर होगा। ये किसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B है ना, और उस परिपथ द्वारा कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखा का समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र इसका dl का समाकलन करते हैं ना, और कुल विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है और निर्वात म्यू नोट जो चुंबकशीलता है, इसका अगर जो गुणनफल करेंगे दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 है ना, क्वेश्चन नंबर 50 इसमें क्या लिखा गया है वो देखिएगा थोड़ा। निम्न को परिभाषित करे तथा उनके मात्रक एवं बीमा लिखे। एग्जाम में कभी भी आता है, पूछ देता है डायरेक्ट प्रतिरोध क्या है ना, इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका बीमा क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में विद्युत धारा क्या है, तो प्रति एकांक सेकेंड में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति लगाते आ रहे बच्चों तो नीचे प्रति एकांक सेकेंड तो टी, प्रति एकांक सेकंड में जितना धारा प्रवाहित होता है, जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं है ना। प्रति एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, M0 L0 T-1 A1 है ना।
ये होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है, अब दिया हुआ धारा घनत्व तो क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। हम बता रहे हैं प्रति लगा तो नीचे होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना धारा प्रवाहित हो रहा है उस क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे, ठीक है। इसका ऐसा है मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका एम्पियर है, इसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर कितना होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ए और एल माइनस 2 है ना, एम्पियर का तो डायमेंशन ए होता है और लंबाई का तो एल होता है, तो 2 हो गया, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ए एल माइनस 2। सब जानते हैं निकालने के लिए ना, 11 का सब पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन उसमें बताया गया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या कह दिया, अब क्या, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, तो इकाई विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इकाई विद्युत क्षेत्र में, तो इकाई लग गया प्रत्येकांक तो नीचे, इकाई विद्युत क्षेत्र में जितना अनुगमन होता है, अनुगमन वेग VD जितना होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, है ना। इसका ऐसा मतलब मीटर स्क्वायर बटे V इंटू एस m-1 T2 और A एम्पियर, है ना, ये होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कहा है, अनुगमन वेग क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आता है, अनुगमन वेग क्या है, इसका ऐसा मात्रा क्या है ना, इसलिए तो छाट लिखे। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है ना। अगला अनुगमन वेग क्या है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है, अनुगमन वेग कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण जितना इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होता है वो क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, L⁻⁻1, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आया है विद्युत प्रतिरोध, है ना, बहुत बार पूछता है प्रतिरोध क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है। धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को विद्युत क्षमता को प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा के प्रवाह में रुकावट डाल दे, जो धारा प्रवाह में रुकावट डालता है उस क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, है ना। इसे ओम का नियम बताते हैं ना, V बराबर I इंटू R, तो I तो धारा हो गया, V तो विभव हो गया, R क्या हो गया, R हो गया प्रतिरोध हो गया। तो R निकालना क्या होगा, I गुना में इधर बटा में आ जाएगा, तो कितना हो गया, प्रतिरोध हो गया V बटे I। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। डायमेंशन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, mL2 ⁻³ 1⁻², है ना, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता क्या है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब उल्टा को विद्युत चालकता कहते हैं ना, प्रतिरोध के उल्टा, प्रतिरोध तो R है, इसका उल्टा मतलब 1/R को क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। इसका सीमेन होता है, ठीक है। बीमा क्या है, m-1 L-2 T⁻³ 1⁻², ये सब याद कीजिएगा, कहीं एग्जाम में 2 नंबर करके पूछ देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, तो किसी पदार्थ का आंतरिक प्रतिरोध गुण प्रतिरोधकता कहलाता है। किसी पदार्थ का आंतरिक प्रतिरोध का गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। इसका क्या हम मात्रक होता है, ओम मीटर, mL3 ⁻³ 1⁻²। तो ध्यान दीजिएगा, बस छोटा छोटा पॉइंट है, देख लीजिएगा, है ना। और विशिष्ट चालकत्व या चालकता, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहते हैं, चालकता करते हैं। प्रतिरोधकता रो से क्या आता है, तो रो का व्युत्क्रम क्या कहते हैं, चालकता करते हैं, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक और डायमेंशन। अब देखिए अति चालक, बहुत कम ताप पर कुछ पदार्थों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसे अति चालक कहते हैं। यदि प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए तो क्या होता है, अति चालक, मतलब बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित हो गया, तो ये क्या हो गया, अति चालक। जब बहुत कम ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, प्रतिरोध कुछ रहे ही नहीं, तो अति चालक उसे कहते हैं, R बराबर 0 हो गया। अब क्या है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या है, तो विद्युत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत द्वारा जितना कार्य किया जाता है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। इसका एक मतलब जूल होता है, mL2 T⁻², ठीक है। अब क्या विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति, तो प्रत्येक सेकेंड व्यय होने वाला विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा की खपत को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा की खपत क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, वाट, और डायमेंशन mL2 T⁻³ होता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से प्यारे बच्चों आखिरकार हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक बता दिए हैं। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान क्या दीजिएगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत 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 और बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे।
लास्ट तक साथ दिए, तो हम दावा करते हैं अगर जो विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक सारा क्वेश्चन अगर देख लिए हैं तो समझ जाइए कि आप लोगों को इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एग्जाम देने से पहले बस एक बार जरूर से देख करके जाइएगा। और प्यारे बच्चों, अगर जो ये सारा जितना क्वेश्चन उसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को, जैसे लिखा हुआ देखें वैसे ही, तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग से बहुत उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर जो मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर जो चाहते हैं केमिस्ट्री का, मैथ्स का, हिंदी का, सभी विषय का ऐसा ही वीडियो आए आप लोग के सामने, तो जरूर डिमांड कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए और पर्सनली व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़िए ताकि आने वाला जितना भी अपडेट है आपको मिलता रहे। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।